मेरा अक्सर वगल हॉस्पिटल आना जाना होता था। मैं हर हफ्ते वगल हॉस्पिटल जाती और वहां की रिपोर्ट बनाती थी, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि यहाँ पर होने वाली घटनाओं के पीछे कितनी भयानक कहानी होगी। यूं तो अस्पताल में हजारों लाखों मरीज आते जाते हैं, लेकिन एक मरीज जिसने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था, वो एक जानी मानी शख्सियत थी। उसकी नीली नीली आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो बेइंतहा खूबसूरत था। जो भी उसे देखता वो यही समझता कि ये इंसान दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान होगा। लेकिन हर महीने के पहले हफ्ते में जब वो यहाँ चेक करवाने के लिए आता, तो उसके साथ एक औरत भी होती जिसने खुद को काले रंग की चादर में लपेटा होता। वो औरत खूबसूरत थी, लेकिन उसके बावजूद ठाकुर साहब के साथ उसका व्यवहार अजीब सा होता था। मुझे डॉक्टर रेणुका ने बताया कि ये ठाकुर साहब की पत्नी है, लेकिन वो उसे बहुत नफरत से देखती थी। वो बिल्कुल भी अपने पति से मोहब्बत न करती, लेकिन पति की आंखों में पछतावा था। ठाकुर साहब आते तो बहुत बड़ी सींगों वाली गाड़ी में थे, जिसकी कीमत तकरीबन 1-2 करोड़ तो होगी, लेकिन उनकी विनम्रता और उनकी आंखों में आंसू देखकर मालूम होता जैसे उन्हें कोई बहुत बड़ी तकलीफ हो। लेकिन देखने में वो बिल्कुल ठीक ठाक लगते थे। चेहरे पर भी कोई दाना नहीं था और ना ही कोई कमजोरी थी, ना ही कोई ऐसा मसला जो बाहर से नजर आ सके। वो ठीक ठाक चलता था। इससे पहले कि मैं डॉक्टर रेणुका से पूछती, मैंने काउंटर से उसकी रिपोर्ट मांगी। पता चला कि उनका कोई मसला नहीं है, ये अपने किसी बहुत ही खास मसले की वजह से डॉक्टर रेणुका के पास आते हैं। इसके अलावा उनकी जिंदगी में कोई बीमारी या फिर कोई परेशानी नहीं थी, न शुगर न ब्लड प्रेशर, बस कोई ऐसी खुफिया बीमारी जिसके बारे में ठाकुर साहब किसी और को बताना पसंद नहीं करते थे। उनकी बीमारी के बारे में सिर्फ डॉक्टर रेणुका को ही मालूम था। रही बात डॉक्टर रेणुका की, तो वो बहुत ही सख्त मिजाज की मालिक थी। उनसे कोई भी बात बेफुजूल पूछता तो उन्हें गुस्सा आ जाता था। इसलिए मैं भी डर रही थी कि मैं डॉक्टर रेणुका से ये बात ना ही करूं तो अच्छा है, वरना अगर उसने ये पूछ लिया कि तुम्हें इस सारे मामले में क्या दिलचस्पी है, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। तभी मैं खामोशी से सोचने लगी कि मैं डॉक्टर रेणुका के कमरे में जाते ठाकुर साहब को देखूंगी, खुद ही पता लगा लूंगी कि आखिर वहां पर होता क्या है। क्योंकि ठाकुर साहब जब भी आते, डॉक्टर रेणुका उनको एक कमरे में ले जाती। उसके बाद वो और उनकी पत्नी उस कमरे में घंटों तक बंद रहते, और जब वापस निकलते तो उनकी पत्नी की आंखों में आंसू होते। वो हमेशा रो रही होती और ठाकुर साहब ने अपना सर झुकाया होता था। मैंने सोचा कि इस बार जब ये दोनों अंदर जाएंगे तो मैं दूसरे दरवाजे से पहले ही वहां मौजूद होंगी और देखूंगी कि अंदर कमरे में क्या होता है और ठाकुर साहब की पत्नी क्यों रोती है। तभी शनिवार वाले दिन ठाकुर साहब आए। अब की बार मैंने उन पर खास ध्यान दिया था। मैंने देखा वो बहुत ही ज्यादा थकान महसूस कर रहा था और अपनी पत्नी की तरफ देखकर आंसू बहा रहा था। मैंने पहली बार एक इतने ताकतवर मर्द की आंखों में आंसू देखे थे। मुझे यकीन आ गया कि मसला बहुत ही संगीन है। मैंने उनके करीब जाकर उनसे हालचाल पूछा, लेकिन मुझमें भी ये पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि ठाकुर साहब यहाँ अपनी किस बीमारी की वजह से आते हैं। सच तो ये है कि ठाकुर साहब की बीमारी एक रहस्य बन गई थी, जिसका डॉक्टर रेणुका के अलावा किसी को मालूम नहीं था। डॉक्टर रेणुका के कमरे में अभी रोज की तरह बहुत सारे मरीज बैठे हुए थे। ठाकुर साहब के आते ही डॉक्टर रेणुका ने उन सबको छुट्टी दे दी। ठाकुर साहब और उनकी पत्नी को बुलाया, उनको एक काले रंग की बोतल दी और बोली कि आप लोग उस कमरे में चले जाएं। मैं तो इस मौके की तलाश में थी। उस कमरे में मौजूद हॉस्पिटल के पर्दों के पीछे मैं छुप गई थी। मुझे इस बात का कोई डर नहीं था कि अगर डॉक्टर रेणुका ने मुझे यहाँ देखा तो वो क्या सोचेगी। मैं तो बस उनकी ये बातें सुनना चाहती थी, जो एक रहस्य बनी हुई थी। मुझे वहां पर छुपे हुए 5 मिनट ही गुजरे थे। कमरे का दरवाजा खुला, डॉक्टर रेणुका अंदर दाखिल हुई। उनके साथ वो दोनों भी मौजूद थे। डॉक्टर रेणुका ने ठाकुर साहब को बेड पर लेटने का आदेश दिया। उनकी पत्नी राम नाम जपने लगी। मैंने देखा वो राम जी का नाम जपते हुए लगातार रो रही थी। मेरी नजर सही से ऊपर तक नहीं पहुंच रही थी, इसलिए मैंने सोचा अगर ये मौका चला गया तो डॉक्टर रेणुका मुझे दोबारा यहाँ आने नहीं देगी। अच्छा है कि मैं पर्दे के पीछे से निकल आऊं और सारा मंजर अपनी आंखों से देख लूं। ऐसा ना हो कि बाद में मुझे मौका ना मिले। डॉक्टर रेणुका तो मुझे ये सब वैसे भी नहीं बताएगी, तो मैंने ऐसे ही किया। मैंने वहां छुपकर बैठने की बजाय खड़े होकर देखना शुरू कर दिया। डॉक्टर रेणुका की नजर खुशकिस्मती से मुझ पर नहीं पड़ी, पर जो मंजर मैंने देखा, उस मंजर ने तो मेरे सर पर आसमान गिरा दिया था। मेरे होश उड़ा दिए थे। मेरी तो आंखों से आंसू निकलने लगे। सोच नहीं सकती थी कि जिंदगी में इतना भयानक सच भी देखने को मिलेगा। मेरी आंखें फटी फटी सी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ से कहाँ जाऊं।
डॉक्टर रेणुका के पास बैठूं या उस ठाकुर की पत्नी से इस सारे किस्से की हकीकत पूछूं? मुझे वहां पर ज्यादा खड़ा रहना सही नहीं लगा। मैं चुपके से पर्दे के पीछे ही बैठ गई। डॉक्टर रेणुका अपने काम से फ्री हुई तो उसने कमरे का दरवाजा खोल दिया। ठाकुर साहब सर झुकाए और उसकी पत्नी रोते हुए बाहर चले गए। मैं उनके पीछे पीछे आई, हालचाल पूछे और कहा कि क्या मैं आप लोगों से मिल सकती हूँ, आपके घर चल सकती हूँ? ठाकुर साहब की पत्नी ने हाँ में सर हिला दिया। जरूर बेटी, अब तो हमारे घरों में पहले वाला माहौल नहीं रहा, तुम चल सकती हो। उसने मुझे खुलेआम आमंत्रण दिया था। बाकी 2-3 लोगों को भी पता चल गया था कि ठाकुर साहब की पत्नी मुझे जम्मू कश्मीर में अपने घर दावत दे रही है। मैं खुश हो गई थी। मेरा काम इन लोगों के बारे में रिपोर्ट बनाना था, तो मैंने सोच लिया कि जरूर जाऊंगी। मैंने अपने माँ बाबा से इजाजत ली। बाबा ने मेरे साथ मेरे भाई को भी जाने का आदेश दिया और यूं मुझे इजाजत मिल गई। मुझे डर भी लग रहा था। कश्मीर जैसे खतरनाक इलाके में जाना कोई आसान बात नहीं थी, पर ठाकुर साहब की पत्नी से मेरी बात हो गई थी। उन्होंने कहा कि आपको हम एक खास गाड़ी में लाएंगे, क्योंकि अगर आप आम गाड़ी में आएंगी तो हो सकता है आते हुए आपको कोई मसला हो जाए, लेकिन यहाँ हमारी जान पहचान है। आप खास गाड़ी में आएंगी तो आपको कोई कुछ कह नहीं सकेगा। मैंने भी इस बात में सहमति जताई। वैसे भी मैं अकेले जाना नहीं चाहती थी। ठाकुर साहब की पत्नी का सहारा मिल चुका था। मैंने उस गाड़ी में यात्रा करने के लिए अपने भाई को भी राजी कर लिया। यूं हम लोग इसी सोमवार की सुबह घर से निकल गए थे। ड्राइवर हमें खास गाड़ी में लेने आया था। जिंदगी की शान मुझे उस गाड़ी में महसूस हो रही थी, लेकिन ये नहीं पता था कि उसके पीछे कहानी कितनी भयानक होगी। 20 घंटे की लगातार यात्रा के बाद हम लोग कश्मीर में पहुंच गए थे। कश्मीर एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ सर्दियां भी बहुत पड़ती है। ठाकुर साहब की हवेली कश्मीर की एक खास और बहुत ही बेहतरीन लोकेशन पर थी। हम लोग अंदर गए तो मैं ये सब देखकर हैरान रह गई थी। यह हवेली बहुत बड़ी थी जहाँ ठाकुर साहब रहते थे। उसका रकबा भी काफी बड़ा था। ठाकुर साहब की पत्नी ने मेरा खुले दिल से स्वागत किया। मैं गई तो कहने लगी कि मैं आपकी खातिर तवज्जो में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए आपको अगर यहाँ पर कोई भी कुछ बात कह दे तो आप बुरा मत मानिएगा। उसकी बात मुझे बाद में समझ आई थी। मैंने देखा यहाँ पर कोई औरत भी घर से बाहर नहीं आती। सब औरतें अपने अपने कमरों में होती है या अपने अपने घरों में। किसी औरत में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मर्दों के साथ बाहर बाजारों में घूमे फिरे या फिर अपना कदम घर से बाहर निकाले। ये ठाकुर साहब की पत्नी ही थी जिसे बाहर आने जाने की इजाजत थी। मुझे लेकर वो अंदर हवेली में चली गई। हवेली के अंदर का मंजर देखकर मेरी तो हैरत की इंतहा ना रही थी। मैंने देखा यहाँ पर एक लंबी गुफा बनी हुई थी। गुफा बहुत तंग थी और ये जमीन के भी काफी अंदर थी। गुफा के आगे कई छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। उन कमरों को देखकर मुझे मौत का एहसास हो रहा था। ये कमरे नहीं, छोटी छोटी गुफाएं थी। पत्थरों के अंदर बनाई गई इन गुफाओं के अंदर अगर इंसान चीखता चिल्लाता भी तो किसी को पता नहीं चलना था कि यहाँ पर कोई मौजूद है। वो बहुत खौफनाक और वहशतनाक गुफाएं थी। एक गुफा के अंदर मैं पहुंची। ठाकुर साहब की पत्नी ने मुझे कहा कि तुम अंदर जाकर देखो, और फिर उसी लम्हे उसने मुझ पर गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। मेरे तो होश उड़ गए। मुझे समझ न आई कि हुआ क्या है। उसने मुझे इतनी खौफनाक जगह पर बंद क्यों किया है। मेरा तो दिल बैठने लगा, आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं समझ गई थी कि यहाँ से निकलना तो नामुमकिन है। बाकी की जिंदगी मैं यहाँ पर सड़ सड़ कर गुजार दूंगी। लेकिन क्या ये इनकी खातिर तवज्जो की शान के खिलाफ नहीं था कि एक निहत्थे मेहमान को इन्होंने एक कैद खाने में बंद कर दिया। हाय राम, मेरा क्या कसूर था। मैं तो यहाँ पर सिर्फ ये कहानी जानने के लिए आई थी। मैंने तो इनसे कोई जबरदस्ती भी नहीं की। मैं चीखने लगी, चिल्लाने लगी, पर किसी तक मेरी आवाज नहीं गई। ठाकुर साहब की पत्नी ने मुझसे कोई बात नहीं की। चुपचाप उसने मेरे मुंह पर ही दरवाजा बंद किया और वो वहां से चली गई। चीख चीख कर मेरा हलक सूख गया था। लगता था जैसे मैं अभी मर जाऊंगी। तकरीबन 1 घंटे के बाद ठाकुर साहब की पत्नी दोबारा मेरे सामने आई। उसने गुफा का दरवाजा खोला। मैं हांफती कांफती बाहर आई। मेरा तो सांस फूला हुआ था। मैं वहां से भागने लगी। उसने मुझे आवाज दी, रुक जाओ, तुम यहाँ से भाग नहीं सकती। मैं अगर कहूँ मेरे हुक्म पर तुम्हें इस गुफा के सबसे भयानक खाने में पहुंचा दिया जाएगा। मैं रोने लगी। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैंने तो आपको बहुत अच्छा इंसान समझा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगी। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ी। हाँ तो क्या हुआ? यहाँ पर आने वाली हजारों लड़कियों के साथ यही तो होता है। लड़कियां, मर्द, औरतें, यहाँ सभी के साथ तो ऐसा ही होता होगा। पर आपने मुझे यहाँ क्यों बंद किया? मैंने क्या बिगाड़ा था आपका? मैंने तो आपके साथ कोई भद्दा व्यवहार भी नहीं किया।
अरे तुम तो डर गई। ठाकुर साहब की पत्नी मेरे सामने हंस रही थी और उस वक्त वो मुझे दुनिया की सबसे जालिम औरत लग रही थी। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बंद किया था ताकि तुम्हें उन लोगों का एहसास हो जो यहाँ पर बंद कर दिए जाते हैं, जिनसे उनका जुर्म भी नहीं पूछा जाता और उन्हें सजा दे दी जाती है। ये सुनकर मेरे 14 तबक रोशन हो गए थे। मैंने तो तुम्हें यहाँ सिर्फ सबक सिखाने के लिए बंद किया था ताकि तुम उन लोगों का दर्द महसूस कर सको। आखिरकार तुम ये कहानी जानने आई हो तो तुम्हें उसके दर्द का तो पता होना चाहिए, उन लोगों का जो यहाँ पर लाए जाते हैं बिना किसी कसूर के। जी ये तो है। तो क्या आपने मुझे इसलिए बंद किया था? हाँ, मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहती थी। शायद अगर मैं तुम्हें ऐसे ही भेज देती तो तुम भूल जाती, लेकिन चंद लम्हों के लिए तुम जिस खौफ से गुजरी हो, अब वो खौफ तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। तुम इसे भूल नहीं पाओगी, चाहे तुम भूलना भी चाहो। तो मैं अब ठाकुर साहब की पत्नी की बात तो समझ गई थी, लेकिन मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आई थी कि आखिर यहाँ पर लोगों, औरतों, बच्चियों को क्यों बंद किया जाता है। ये कहानी सुनाने के लिए ठाकुर साहब की पत्नी मुझे ऊपर दोबारा से हवेली में ले गई। वहां मेरा भाई भी बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर डर के कोई आसार नहीं थे, यानी कि उसे इन सारे कैद खानों के बारे में कुछ बताया नहीं गया था। हमने एक शानदार खाना खाया और फिर ठाकुर साहब की पत्नी मुझे अपने कमरे में लेकर चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं दुनिया की सबसे दुखी औरत होंगी। ठाकुर साहब की पत्नी ने यह बात कही तो मेरे शक में और बढ़ोतरी हो गई। क्यों? आप क्यों दुखी हैं? आपके पास तो दुनिया की हर चीज है, दौलत है, शोहरत है, ताकत है। आपको तो खुश होना चाहिए। तुम तो अभी भी समझती हो कि मैं खुश हूं। मैं तुम्हें अपनी वो कहानी सुनाऊंगी जो शायद तुम्हें कभी चैन से सोने न दे। मेरी उम्र 17 साल थी जब मेरी शादी हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं शादी के बाद जिंदगी में इतनी गमगीन रहूंगी। ठाकुर साहब से शादी होना, उनके घर की रानी बनना हम गांव की लड़कियों के लिए सबसे खुशकिस्मती वाला काम था। पर मैं नहीं जानती थी कि जिंदगी में क्या कुछ मुझे अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। शादी की रात ठाकुर साहब ने अपनी बातों से तो अपना दीवाना बना लिया, पर अगली सुबह उन्हें कमरे में ना पाकर मैं परेशान हो गई थी। मैंने अपनी सास से पूछा तो कहने लगी वो घुड़सवारी करने बाहर गए हैं। नई नवेली दुल्हन थी। उन्होंने मुझे रोका नहीं। मैं भी एक घोड़ा लेकर उनके पीछे पीछे चली गई। वहां जो खेत में मंजर देखा मुझे हैरान करने के लिए भी और रुलाने के लिए भी काफी था। ठाकुर एक लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा था। मुझे सामने देखकर गुस्से से पागल हो गया और बोला, तुम घर में ही रहो, मैंने तुम्हें 4 दीवारी के लिए लाया है, बाहर फिरने के लिए नहीं। मैं डर कर वापस आ गई, पर मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मुझ में क्या कमी थी जो वो एक गैर लड़की से ऐसी दिल लगी वाली बातें कर रहा था? क्या मैं उसके लिए काफी नहीं थी? अभी तो उसकी शादी हुई थी। अभी तो उसका दिल भी नहीं भरा होगा मुझसे कि वो और लड़कियों के पीछे चल पड़ा। आगे क्या होगा जब बच्चे हो जाएंगे या उम्र ढलना शुरू हो जाएगी, तब ठाकुर साहब मुझसे दूर चले जाएंगे। ये सोच मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। मैं वापस आई। मैंने अपनी सास को बताया तो कहने लगी, बेटी इसलिए तो मैंने तुम्हें वहां जाने से रोका नहीं। ये इन मर्दों की फितरत है, तुम इसे बदल नहीं सकती। चाहे तुम दुनिया की कितनी भी हसीन औरत क्यों ना होती, वो दूसरी औरतों के पीछे जरूर जाता। इसलिए ये कोशिश करना बेकार है कि वो सिर्फ तुम्हारा होकर रहे। इतना तो मैंने बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन फिर मुझे ठाकुर साहब के और भी बहुत से कारनामों के बारे में पता चलने लगा। एक दफा एक अजीब किस्सा हुआ। रात के 12 बजे ठाकुर साहब अपनी गाड़ी में एक लड़की को उठाकर ले आए। आज से पहले उसने ये जुर्रत नहीं की थी कि वो किसी लड़की को अपने घर लेकर आए, लेकिन अब उन्होंने ऐसा किया था। वो लड़की रो रही थी, चिल्ला रही थी। मैंने सुना था कि उसका बाप बहुत सज्जन व्यक्ति था। लड़की का नाम चंदा था। ठाकुर साहब ने मुझे कमरे में बंद कर दिया और फिर चंदा के साथ न जाने क्या क्या करता रहा। मैं तो कुछ बोल भी नहीं पाई थी। मुझे अपनी जान के लाले पड़ जाते थे। 3 दिन तक ठाकुर साहब मेरे पास नहीं आए। उस लड़की को अपने जुल्म और हवस का निशाना बनाते रहे। ठाकुर एक लड़की को एक बार इस्तेमाल कर लेता तो दूसरी बार उसकी शक्ल भी ना देखता। फिर चाहे उसे कुत्ते काटे या फिर उसका शव जले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उस 15 साल की मासूम बच्ची को सबने बारी बारी अपने जुल्म का निशाना बनाया और फिर उसे झाड़ियों में फेंक दिया। उसके घर वालों को पता चला। वो अपनी इज्जत को उठाकर तो ले गए, लेकिन उसके बाद वो चुप नहीं बैठे। अब उस इलाके में बगावत की चिंगारी उठने लगी थी और ठाकुर साहब की सल्तनत को जलाने भी लगी थी कि ठाकुर साहब ने रातों रात एक ऐसा काम किया कि जुल्म की इंतहा कर दी। ठाकुर साहब ने लड़की के घर पर हमला करवा दिया। उसके बाप और भाई, जो कि अपनी बेटी के लिए इंसाफ की भीख मांगने सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगाने लगे थे, रातों रात ही उनकी आवाजों को दबा दिया गया।
अदालत का दरवाजा भी ना वो खटखटा सके और रात के अंधेरे में उन्हें मौत की नींद सुला दिया गया। ठाकुर साहब के इस जुल्म पर मैं बहुत रोई थी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मैं तो एक बेबस, कमजोर और लाचार औरत थी। पर कुदरत तो लाचार और बेबस नहीं होती, वह ऐसे जालिमों का हिसाब जरूर लेती है। अगली सुबह ठाकुर साहब उठे तो उनकी कमर में दर्द था। कहने लगे कि तुम मेरी तेल से मालिश कर दो, लगता है कि मैं बहुत थक गया हूँ। मैंने तो ऐसा ही किया, पर ठाकुर साहब की कमर पर एक अजीब सा निशान देखकर मैं हैरान रह गई थी। ये तो बहुत अजीब गोल सा निशान था। ऐसा निशान आज से पहले मैंने किसी इंसान में नहीं देखा था। मैंने सोचा कि शायद ये निशान पैदाइशी होगा। मैं कुछ बोली नहीं, लेकिन रफ्ता रफ्ता ठाकुर साहब की कमर में दर्द रहने लगा। दर्द इतना बढ़ता गया कि एक दिन इन्होंने फिर मुझसे तेल की मालिश करने का कहा, लेकिन जैसे ही मेरी नजर उनकी कमर पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई। अब उनकी कमर पर मौजूद उस निशान में से कुछ अजीब सी बाल जैसी चीज निकलने लगी थी। नीचे गोश्त और ऊपर बाल, ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात थी। आज से पहले मैंने ऐसी चीज देखी नहीं थी। मैंने उन्हें मशवरा दिया कि हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। अगर हम इन चीजों का इलाज खुद से करते रहेंगे तो क्या पता हम ऐसा ना कर पाए, इसलिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठाकुर साहब खुद भी इस तकलीफ से तंग आ चुके थे। वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने भी देखा तो उन्हें ये चीज अजीब लगी। आज से पहले ऐसा दाना या फिर ऐसी चीज कभी इंसान के जिस्म पर नहीं निकली थी, लेकिन ये अजीब चीज थी। खैर, डॉक्टर ने दवाइयां दी। ठाकुर साहब घर आ गए, पर दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ा। रफ्ता रफ्ता वो चीज बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि उसने एक पूरी तरह से पूंछ की शक्ल धारण कर ली। अब ठाकुर साहब की कमर के पीछे कुत्ते जितनी एक पूंछ थी, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि जानवर हो। ठाकुर साहब अब कमर के बल सो भी नहीं सकते थे। सोते तो उन्हें दर्द होता और हर वक्त जागकर वो जिंदगी गुजार नहीं सकते थे, इसलिए वो हमेशा उल्टा लेटते और जिंदगी भर उनको ये तकलीफ रही। डॉक्टर के पास जाते तो यही जवाब मिलता कि हम इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकते। ये ईश्वर की तरफ से ठाकुर साहब को दी गई सजा थी, जो कि उनके जुल्म के बदले थी। इस पूंछ के निकलने के बाद उन्होंने किसी लड़की की तरफ हाथ बढ़ाने की जरूरत नहीं की। ठाकुर साहब ना कुर्सी पर बैठ सकते और ना ही लेट सकते थे, क्योंकि जैसे ही पूंछ किसी चीज से लगती उन्हें सख्त दर्द होता था। ठाकुर साहब की उस मुश्किल और परेशानी में मैंने उनका साथ दिया, लेकिन मुझे उनके जुर्म से और उन जुल्म सितम से नफरत है जो उन्होंने लोगों पर किए और जो उनकी इस हालत का कारण बने। लेकिन अब तुम जाकर ये बात सारी दुनिया को बताना। भले ही ये कहानी सिर्फ मेरे तक ही सीमित रहेगी, लेकिन जिन जिन को तुम जानती हो उनको ये बात जरूर बताना, ताकि उन्हें भी मालूम हो कि जुल्म कभी भी इंसान पर माफ नहीं होता। उसका बदला, उसकी सजा कभी ना कभी मिलकर रहती है, चाहे इंसान कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।